हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कुछ इंट्रोडक्शन बताया था, साथ ही साथ कंपैरेटिव स्टडी भी करवाई थी। तो अगर किसी ने मेरा पहला क्लास ना देखा हो तो पहले जा कर के फर्स्ट लेक्चर देख ले, देन सेकेंड लेक्चर पे आए। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट के क्लॉज तक पढ़ा दिया था, लेकिन बीच में कुछ वीडियो पॉज हो गई थी, जिस वजह से डॉक्यूमेंट का पूरा सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज मैं फिर से डॉक्यूमेंट से आप लोगों को रिवाइज़ करवा दे रही हूँ। तो इसमें जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन क्लॉज, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट के क्लॉज पे आते हैं, सब क्लॉज पे आते हैं। सब क्लॉज डी क्या कहता है? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड or described or otherwise recorded upon any substance by means of letter, figures or marks or any other means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital record। अगर आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पहले पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने जो ये क्लासेस शुरू किए हैं वो जुडिशरी के पर्पज़ से ही शुरू किए हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट भी सामने रखिएगा और उसके साथ ही साथ इन सारे प्रोविजंस को पढ़ते चलिएगा। तो जो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा समझने को कुछ नहीं है, बहुत डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। डॉक्यूमेंट में सिंपली ये कह दिया गया है कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है, भले ही वो लेटर फॉर्म में हो, फिगर फॉर्म में हो, या कोई मार्क्स आइडेंटिफाई किए गए हों, या फिर उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के थ्रू रिकॉर्ड किया गया हो, तो वो सभी आपके डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कोर्ट में इनका इंस्पेक्शन होता है, और कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन पे ही प्रूफ किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, और इनके इलस्ट्रेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके MCQs में जुडिशरी के, अगर वो वेदर इट इज़ UP PCSJ और UK PCSJ एंड और RJS, बिहार JS, सभी जगह आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से, बहुत माइन्यूटली पढ़िएगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, देखिए, बेयर एक्ट में अपने अपने देखते चलिएगा। राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। राइटिंग जो है वो किसी भी फॉर्म में हो, वह किसी भी लैंग्वेज में हो, वेदर इट इज़ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, वो आपका डॉक्यूमेंट माना जाएगा। देन सेकेंड क्लॉज पे आते हैं। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर अ डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह के वर्ड्स, चाहे वो प्रिंटेड हों, चाहे वो फोटोग्राफ्ड हों, चाहे वो लिथोग्राफ्ड हों, सब डॉक्यूमेंट ही कहलाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब थर्ड देखिए, अ मैप और अ प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट। पूछा जाता है क्वेश्चन में वेदर मैप और अ प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट, तो आप बताएंगे येस, इट इज़ मेंशन इन सब क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2। फोर्थ इलस्ट्रेशन देखिए क्या कह रहा है, इम्पॉर्टेंट है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट। अगर किसी भी तरह का इंस्क्रिप्शन किया गया है मेटल प्लेट पे या फिर किसी स्टोन पे भी किया गया है, जैसे कि आप लोग देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो लोग स्टोन है, जरा भी कहा जाता है कि स्टोन्स पे लिखा हुआ मिला गया है। हालांकि उनकी अभी तक पिक्टोग्राफी पढ़ी नहीं गई है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट माने जाएंगे आपके। फिफ्थ देखिए, अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। एक जो कैरिकेचर है वो भी आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। पहले इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स का जिक्र नहीं किया गया था, अब जो हमारे लॉज, ये जो BSA है, इसमें इसका जिक्र किया गया है। तो पहले इनसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि वेदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो आपको आंसर देना, मतलब अभी भी हो सकता हो आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। टेप रिकॉर्डिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूछा जा सकता है, वेदर टेप रिकॉर्डिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो आप भी बताएंगे येस। इसके रिगार्डिंग केस लॉज भी हैं, वो केस लॉज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज पे चल रहे हैं, इसलिए पहले डेफिनेशन क्लॉज को कंप्लीट कर।
कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग देखते चलिएगा कुछ इसका जो हिंदी के वो होते हैं क्लॉजेस होते हैं उनको भी देखते चलिएगा, क्योंकि ये लीगल ग्लॉसरी में आपके काम आता है। नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं इसका जो 6th क्लॉज है उसको देखेंगे। 6th क्लॉज में क्या कहा गया है? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स, सर्वर, लॉग्स, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट्स, locational evidence and voice mail messages stored on a digital devices are document। इन्होंने ये क्लॉज नया ऐड किया है इस प्रोविज़न में। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, वेदर इट इज़ अ ईमेल, सर्वर, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, जितनी भी वेबसाइट्स आपकी होती हैं, ये सब आपके किस में आएंगे? ये सब आपके डॉक्यूमेंट में आएंगे। इनसे भी क्वेश्चन इन पे बनेगा। अब इसके बाद जो क्लॉज है हमारा क्लॉज ई, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें आपको एविडेंस के बारे में बताया गया है कि एविडेंस का मतलब क्या है। जो हम लोग एविडेंस लॉ जो पढ़ रहे हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे अहम जो डेफिनेशन है वो एविडेंस की है। तो हम लोग पहले एविडेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statement including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to a matter of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरल एविडेंस क्या है, तो ये तो आपका पहले आप यही समझिए कि एविडेंस किसको कहते हैं। जितने भी स्टेटमेंट आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोर्ट में दिए जा रहे हैं, जिनको कोर्ट परमिट कर रहा है या रिक्वायर कर रहा है, या तो कोर्ट ने परमिट किया है कि ये स्टेटमेंट आप लेके आइए, या वो ख़ुद मंगा रहा है कि विटनेस के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएँ, ये पेपर्स हमारे पास आएँ। जो भी फैक्ट्स हैं उनसे रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कोर्ट या तो रिक्वायर कर लेगा या कोर्ट परमिट करेगा कि आप उसको कोर्ट के सामने पेश कीजिए। तो वो सारे आपके जो एविडेंस होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, वो सब ओरल एविडेंस कहलाते हैं, क्योंकि अभी आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं कुछ बातों को, तो वो ओरल एविडेंस में आता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होते हैं, जो कि जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनके थ्रू दिए जाते हैं। सेकंड देखिएगा इसकी क्लॉजी का सब क्लॉज सेकंड देखिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स produced for the inspection of the court and such documents are called documentary evidence। वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट अपने इंस्पेक्शन के लिए, जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, वो सभी डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट केस है जो आपके MCQs में पूछा जाता है। उस केस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कहा गया था कि कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि जो भी एविडेंस स्निफर डॉग के थ्रू लिए जाते हैं, वो सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। एविडेंस बाय स्निफर डॉग इज़ अ साइंटिफिक एविडेंस। तो इस केस को आप लोग लिख लीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग एक बुक आती है OP त्रिपाठी की बुक, जो भी स्टूडेंट्स UP PCSJ या UK और बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। OP त्रिपाठी की बुक है वो, उस बुक को आप लोग ख़रीद लीजिएगा। और जो सेक्शंस में पढ़ाती चल रही हूँ उसको साथ साथ सेक्शंस वाइज उसमें MCQ दिए हुए हैं, जितने भी स्टेट्स में अभी तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग लगाते चलिएगा, क्योंकि अभी भी आपके अभी जो सिलेबस नोटिफाई हुए हैं उनमें आपको BSA भी पढ़ना है और IEA भी पढ़ना है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ना है। तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के भी MCQs मिलते जाएंगे। प्रोविजंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसलिए अगर आप वो क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
और आगे और भी बुक्स हैं इनके, जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं वो भी मैं बताती जाऊँगी। पहले आप उनके क्लॉज जो हैं, उनके जो सेक्शंस वाइज हैं MCQs दिए हुए हैं, उसको लगाना शुरू कीजिए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो हमारी डेफिनेशन है फैक्ट की। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे कि आपके एविडेंस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी तरह फैक्ट की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ उसकी परिस्थिति या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, यानी उनको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्ट कहलाते हैं, फिज़िकल फैक्ट कहलाते हैं। वो आप लिख चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने बेयर एक्ट में। सेकेंड है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस, और ऐसी मेंटल कंडीशन जिस पे कोई भी पर्सन कॉन्शियस हो, एक कॉन्शियस पोजीशन में हो, वो भी फैक्ट कहलाते हैं। ये है आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट। इसमें भी इलस्ट्रेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्पज़ से जब आपको पढ़ना होगा तो वो मैं बताऊंगी कि आंसर कैसे नोट डाउन करना है, बट अभी आप MCQs के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि बहुत ही जल्दी RJS की डेट भी आउट हो जाएगी और UK की भी शायद होने वाली है, और UPPCSJ का भी कुछ भी नोटिफाई हुआ है। हो सकता हो कि कुछ टाइम बाद इनकी भी वैकेंसीज नोटिफाई हो जाएं। फ़िलहाल आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। इसके इलस्ट्रेशन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs में, तो और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्टेन प्लेस पे रखा हो, एक सर्टेन मैनर में रखा हो, ठीक, उसको हम फैक्ट कहते हैं। दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट। किसी इंसान ने कोई चीज़ सुनी और उसे देखा, वो भी फैक्ट कहलाता है। दैट अ पर्सन सेट सर्टेन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट। अगर किसी पर्सन ने कोई चीज़ देखी है या कही है, सेट सर्टेन फैक्ट्स, कुछ कहा है, तो वो भी फैक्ट कहलाता है। फोर्थ देखिए, दैट अ पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन अ गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, और यूजेज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, और इज़ और वॉज एट स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ पर्टिकुलर सेंसेशन इज़ अ फैक्ट। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई पर्सन किसी के लिए कोई सर्टेन ओपिनियन अपहोल्ड कर रहा है, या उसका कि कोई इंटेंशन है, या तो गुड फेथ है या फ्रॉडुलेंटली है, या कुछ पर्टिकुलर वर्ड किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहा है पर्टिकुलर सेंस में, तो वो भी आपका फैक्ट कहलाता है। फैक्ट एंड इशू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। Fact and issue means and includes any fact from which, either by itself or in connection with other fact, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। क्या कहना चाह रहा है पे? फैक्ट एंड इशू क्या है? फैक्ट एंड इशू मीन्स बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जड़, ठीक है। इसको हम लॉ की लैंग्वेज में, लीगल ग्लॉसरी में फैक्टम प्रोबेंडम भी कहते हैं। तो फैक्ट एंड इशू मीन्स यहाँ पे जो बताया गया है कि कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, जिसका नेचर, जिसका एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्ट की जाए या डिनाइड की जाए किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में। किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में अगर किसी पर्सन का राइट असर्ट किया जा रहा है या डिनाइड किया जा रहा है, उसके राइट, उसकी लाइबिलिटी या उसकी डिसेबिलिटी कुछ भी डिनाइड की जा रही है या असर्ट की जा रही है, तो वो फैक्ट एंड इशू है। इट मीन्स बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, यानी झगड़े की जड़ क्या है, फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू पे कुछ केसेस भी हैं, अभी मैं आगे आप लोगों को वो क्लियर आउट करती जाऊँगी। इसमें पहले आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। Whenever under the provision of law for the time being in force
relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact and issue. अगर कोई प्रोसीडिंग जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के अकॉर्डिंग चल रही है और कोर्ट ये रिकॉर्ड करता है कि कोई भी इशू है, कोई भी फैक्ट हैं जो असर्ट किए गए हैं या डिनाइड किए गए हैं, जिनको या तो एक्सेप्ट किया गया है या डिनाई किया गया है, वो आपके फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। अगर वो सीपीसी में भी सीपीसी का भी मैटर है तब भी वो फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। तो फैक्ट एंड इशू सीपीसी में और फैक्ट एंड इशू आपके क्रिमिनल लॉज में, दोनों में ही फैक्ट एंड इशू ही होते हैं। सिविल मैटर में फैक्ट एंड इशू इज़ अ फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो सी नोट्स देखिएगा, थोड़े से बहुत ज़्यादा मैं इसको पढ़ चुकी हूँ, बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। और क्रिमिनल मैटर में फैक्ट एंड इशू इज़ अ चार्ज। दो चीज़ें हैं, सिविल मैटर में फ्रेमिंग ऑफ इशू हैं, जिसको फैक्ट एंड इशू को हम फ्रेमिंग ऑफ इशू कहते हैं, और क्रिमिनल लॉ में फैक्ट एंड इशू को हम लोग चार्ज बोलते हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो जो क्लियर होता जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि अगर कुछ नहीं भी क्लियर हुआ है तो वो भी बता दिएगा, मैं क्लियर आउट करवा दूँगी। इलस्ट्रेशंस देखिए इसके। ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट मे बी एन इशू। ये कह रहे हैं कि ए है जो अक्यूज्ड है बी के मर्डर का, उसने बी का मर्डर किया हुआ है। अब कुछ जो फैक्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें आपको दी गई हैं, वो सारी फैक्ट एंड इशू होंगी। फर्स्ट, दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, ए ने बी की डेथ कॉज करी है, ये फैक्ट एंड इशू है। दैट ए इज़ इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ए का इंटेंशन था बी को मारने का, ये भी फैक्ट एंड इशू है। दैट ए हैड रिसीव अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम दैट, ए को बी से एक ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिली थी, जैसे कि BNS IPC में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का क्लॉज आपने सेक्शंस पढ़े होंगे। मैं नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं BNS के भी सारे क्लासेस लूँगी इंशाल्लाह। ये सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यूट्यूब पे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी यूट्यूब के थ्रू करना चाहते हैं और कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे क्लासेस अगर रेगुलरली आप लोग फॉलो करेंगे तो उसको आप कर सकेंगे। फोर्थ देखिएगा, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ वॉज बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। ए जब बी की डेथ कॉज कर रहा था उस वक्त अनसाउंडनेस होने के वजह से, यानी उसका माइंड जो था अनसाउंड माइंड था, उसके वजह से वो इनकेपेबल था उस नेचर को जानने के लिए, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, इसलिए उसने बी की डेथ कॉज कर दी। तो ये भी आपका फैक्ट एंड इशू है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रिगार्डिंग आपको IPC एंड BNS में प्रोविजंस दिए गए हैं, और चाहें तो वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, लॉ स्टूडेंट्स हैं तो उनको इतना मालूम ही होगा। नेक्स्ट देखिए, मे प्रिज्यूम। Whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। ये कह रहे हैं कि कोई भी जो इस अधिनियम में अगर कहीं पर भी कोई ऐसा प्रोविज़न दिया गया है जिसमें ये बात कही गई कि द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, अगर कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा मे, तो इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रोवाइडेड, वो तब तक उसको प्रूव मानेगा, यानी उसको प्रिज्यूम कर लेगा कि वो सही है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, जब तक कि उसे डिसप्रूव ना किया जाए अदर पार्टी के थ्रू या उसको प्रूफ करने के लिए बुलाया ना जाए, तब तक कि कोर्ट उसको जो है उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ ये फैक्ट हुए थे। नाउ कम टू द आई क्लॉज, नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूफ नॉट डिसप्रूव। अगर कोई फैक्ट ना ही प्रूफ हुआ है और ना ही उसे डिसप्रूव्ड हुआ है,
तो वो नॉट प्रूव माना जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके MCQ में बनते हैं, नॉट प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कब नॉट प्रूव्ड होता है। नॉट प्रूव्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रूव्ड में देखिए क्या कह रहा है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon a supposition that it exists। यानी कि कोर्ट उसको उस फैक्ट को प्रूव्ड मानेगा तब तक प्रूव मानेगा जब नहीं उसको प्रूव कोर्ट बिलीव करेगा उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस, जैसे कि एक प्रोबेबल मैन, एक प्रूडेंट मैन, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, उस केस के सर्कमस्टांसेस में जैसे उसको बिलीव करता, उसी तरह कोर्ट उसको बिलीव करेगा। रेलेवेंट, नेक्स्ट आइए। रेलेवेंट, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred to in the provision of this अधिनियम relating to the relevancy of fact। रेलेवेंट मीन्स कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एक फैक्ट तभी किसी से रेलेवेंट होगा जब इस अधिनियम में, इस एक्ट में आगे किसी प्रोविजन में उसका जिक्र किया गया होगा कि ये फैक्ट उससे रेलेवेंट है या अदर थिंग से रेलेवेंट है, तो वो उसको आप रेलेवेंट मानेंगे। शैल प्रिज्यूम की डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। Whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। कह रहा है कि अगर इस अधिनियम के थ्रू कहीं पे ये लिखा होता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव, जब तक कि वो डिस्प्रूव ना किया जाए। The words and expression used herein and not defined but defined in a Information Technology Act 2000, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall have the same meaning as assigned to them in the said act and Sahitas। अगर कोई word और expression यहाँ पे यूज़ किए गए हैं एंड डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं, बट उनको कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, IT एक्ट में किया गया है, BNS में किया गया है, BNSS में किया गया है, तो वो सेम डेफिनेशन यहाँ पर उनकी मानी जाएगी, क्योंकि तीनों ही रिलेटेड आपके वो हैं, क्लॉज हैं। तो अब इससे रिलेटेड आगे मैं कुछ केस लॉज बताऊँगी, इनकी कुछ डिटेल स्टडी करवाऊँगी, वो नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में वो आपको और जो डिटेल स्टडी है इसकी और डिटेल इसके केस लॉस वगैरह हैं और आगे का जो क्लास है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दूँगी। ओके, थैंक यू।